आज की हमारी मुकम्मल नॉवल मेरा इश्क दीवाना है। प्लीज़ डोंट कम क्लोज टू मी। वो अपने आप को एक बड़े से भारी दुपट्टे में छुपाती हुई घबरा कर बोली। व्हाट डू यू मीन? विराज को उसकी बात पर बहुत हैरानी हुई। प्लीज़ मेरे करीब मत आइए, आपको निराशा होगी। वो अपने आंसू निगलते हुए मुश्किल से बोल पा रही थी। क्या बोल रही हो सिया? कैसी निराशा? आज हमारी सुहागरात है, फिर भी तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रही हो? वो 2 कदम उसके करीब हुआ। नहीं नहीं, दूर रहिए, मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। वो अपनी मुट्ठियां भींच कर तेज आवाज में बोली। एक पल के लिए तो वहाँ सन्नाटा छा गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सामने खड़ी उसकी पत्नी, उसकी नई नवेली दुल्हन, ऐसे वर्ड्स यूज कर सकती है। वाट नॉनसेंस! वो उसे खींचकर अपने सीने से लगा गया था। सिया उन्हीं लम्हों की गिरफ्त में आ गई थी जिनसे वो बचना चाहती थी। प्लीज़ विराज, मुझे छोड़िए, मैं आपके लायक नहीं हूँ। आंसुओं का गोला उसके गले में अटका था। क्या मतलब है इस फिजूल बात का? वो माथे पर बल डालकर थोड़ा गुस्से में बोला। आप नहीं समझेंगे, प्लीज़ मुझसे दूर हो जाइए। तुमसे दूर रहने के लिए शादी नहीं की है ना? वो इतना दीवाना हो रहा था कि अपने हाथों के नरम एहसास से उसकी धड़कनों को सहलाने लगा। लेकिन अगले ही पल वो एक झटका खाकर पीछे हटा था। उसके हाथों ने क्या छू लिया था उसे यकीन नहीं हुआ था, और सिया अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपाकर सिसक उठी। आज फिर उसके लिए रिश्ता आया था और रिजेक्ट भी हो गया। उसकी उम्र 22 साल थी, लेकिन देखने में वो सिर्फ 16-17 साल की ही लगती थी। दुबली पतली, नर्म नाजुक और नाजुक सी उसकी बॉडी फिगर भी उसे बहुत छोटी सी लड़की शो करता था। लड़के की माँ ने उसे सर से पांव तक गौर से देखा। सिया अपनी उंगलियां चटकाती सर झुकाए उनकी नज़रों की तपिश को फील करती हुई बुरी तरह परेशान हो रही थी। लड़की की एज क्या है? समोसा मुंह में ठूंसते हुए तीखे टोन में पूछा गया। जी 22 साल, सुनीता जी ने फौरन बताया। देखने में तो 15-16 की लग रही है। इससे कुछ समझ भी है शादी ब्याह की? उनके तीखे सवालों पर सिया ने अपना सर उठाया। जी, मेरी बेटी को सब कुछ बनाना आता है, घर का पूरा काम सिखाया है मैंने इसे। हिम्मत करते हुए सुनीता जी बोली। सिर्फ घर का काम ही तो सब कुछ नहीं होता ना सुनीता जी, पति को खुश करना भी तो होता है ना। और इसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये पति को खुश कर सकती है। अच्छा, आपका बेटा कैसे खुश होता है ये भी बता दें। सिया गुस्से से उठकर खड़ी हुई थी। उसके पेशेंस की हद खत्म हो चुकी थी। सिया चुप रहो, सुनीता जी ने उसे टोका। अरे बाप रे, गज भर लंबी जुबान है लड़की की। वो औरत हाथ मलते हुए उठकर खड़ी हुई थी। चलो भाई, हमें नहीं करना कोई रिश्ता यहाँ पर। हाँ हाँ, जाइए, शौक से जाइए और अपने बेटे के लिए चाबी से चलने वाला कोई खिलौना ले आइए जो उसे खुश कर सके। सिया की जुबान नहीं रुकी और वो दोनों औरतें बातें सुनाती हुई बाहर चली गईं। सिया अपनी माँ की ओर मुड़ी तो उन्होंने खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया। वो मुंह पर हाथ रखे हैरान होकर माँ को देखने लगी, जो अब आंखों में आंसू लिए दर्द से उसे देख रही थीं। राजेश जी ने अंदर आते ही सिचुएशन को समझने की कोशिश की। क्या हो गया है सुनीता? क्यों बच्ची पर हाथ उठाया? वो नाराजगी से बोले। तो और क्या करूं, बताइए मुझे। अपनी जुबान के जौहर जरूर दिखाने होते हैं आपकी बेटी को। एक तो इतनी मुश्किल से इसके लिए आज ये रिश्ता आया था, और ऊपर से इसने। वो दुख से नीचे बैठती चली गई और बात भी पूरी न कर सकी। मम्मी, वो रिश्ता देखने नहीं, मेरा मजाक उड़ाने आए थे। आपने उनकी बातें नहीं सुनी? उनके देखने का स्टाइल नहीं देखा आपने? सिया रोते हुए बोली। सब ऐसे ही देखते हैं सिया, सभी को खूबसूरत और अट्रैक्टिव लड़की चाहिए। सुनीता जी की इस कड़वी बात से उसका दिल बुरी तरह दुखा था। सही कह रही हैं आप, ना ही मैं खूबसूरत हूँ और ना ही अट्रैक्टिव। तो मत कीजिए मेरी शादी। मैंने कब कहा आपसे कि मुझे शादी करनी है? मैं बस ऐसे ही खुश हूँ। वो हिचकियों से रोती हुई अपने कमरे की ओर भाग गई। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। आपने बहुत ज्यादती की है सिया के साथ। मेरी बेटी न सिर्फ खूबसूरत है, बल्कि एक दिलकश और पॉजिटिव सोच की मालिक है। पढ़ी लिखी है, समझदार है और मैच्योर है। अपनी बेटी को यूं हीन भावना में मत डालिए सुनीता देवी। अगर उसे सपोर्ट नहीं कर सकती तो उसका दिल भी मत दुखाइए। राजेश जी अपनी बात कहकर वहाँ से चले गए, जबकि सुनीता देवी अपने आंसू पोंछते हुए दुखी हो रही थी। सिया कमरे में आकर बहुत रोई। हमेशा ऐसे ही क्यों होता है कि लड़की वाले रिश्ता भी दें, दहेज भी दें और लड़के वाले के नखरे भी सहें? इतनी नफरत से लड़की को क्यों देखते हैं? वो हिचकियां लेते हुई मिरर के सामने जाकर खड़ी हुई। अपना चेहरा देखा, जो चौंदवी के चांद की तरह चमक रहा था। तीखे नैन नक्श, खूबसूरत घनी लंबी पलकें, गालों में पड़ते डिम्पल, आँख के पास छोटा सा तिल,
छोटी सी नाक, गुलाबी होंठ और खूबसूरत सुराहीदार गर्दन। और बस, क्योंकि उसे नीचे जाए तो कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आता था। वो अपना फिगर देखकर सख्ती से अपनी आंखें बंद कर गई। अब उसे भगवान ने ऐसा बनाया था तो वो भला क्या करती। वो हद से ज़्यादा दुबली पतली थी। फेमिनन ब्यूटी ही सब कुछ होती है सिया, इसके बिना औरत खूबसूरत नहीं लगती। तुम अपनी इस ब्यूटी के लिए कुछ करो। उसकी फ्रेंड की कही हुई पुरानी बात याद आई तो वो होंठ भींचकर वहीं बैठ गई। क्या करूं मैं भला क्या कर सकती हूँ। यस यस माई बॉय, यू डू इट विराज, विराज यू डू इट। इस वक्त तो पूरा जिम विराज के नाम की गूंज से गूंज रहा था। आर्म रेसलिंग में वो बॉडी बिल्डर बॉडी वाला खूबसूरत 30 साल का अट्रैक्टिव लड़का था। सिक्स पैक का एब्स उसकी बॉडी की ब्यूटी को और बढ़ाते थे। ब्लैक सैंडो इस वक्त तो पसीने में भीगी हुई थी। माथे से पसीना गिरता हुआ कनपट्टियों से बहता हुआ उसकी छाती में अब्जॉर्ब हो रहा था। भरे भरे उसके मसल्स, उसकी मस्कुलर बॉडी और अट्रैक्टिव लुक उसकी पर्सनालिटी को और भी उभार रहे थे। और फिर वो आर्म रेसलिंग का विराज जीत गया था। पूरा जिम उसके नाम के नारे लगा रहा था। उसने एक अच्छे खासे बॉडी बिल्डर को हराया था। पुशअप्स हो या फिर आर्म रेसलिंग या कोई भी कंपटीशन, सब में विराज आगे आगे रहता था। वो एक फेमस बिजनेसमैन था, लेकिन जिम उसका पैशन था। उसके घर में भी जिम बना हुआ था जो बहुत ही एडवांस मशीनों से लैस था। लेकिन इंटरनेशनल जिम सेंटर में वो हफ्ते में 2-4 चक्कर जरूर लगाया करता था। वो जिम उसके दोस्त समीर का था और जिस दिन विराज ने आना होता उस दिन जिम में बहुत रश होता था। बहुत से लड़के उसके फैन थे जो सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए वहां पहुंच जाते थे। यार विराज, अगले हफ्ते कंपटीशन करवाने का सोच रहा हूं, लेकिन तू भी तो फ्री हो। समीर उसका कॉलेज का दोस्त था, एक दूसरे से बहुत फ्रैंक थे। नेक्स्ट वीक तो दुबई जाना है 1 हफ्ते के लिए, तो यार ये मुश्किल होगा। अब वो डंबल उठाते हुए बिजी अंदाज में बोला, चलो जब वापस आओगे तब सही। समीर भी उसके जैसे ही खूबसूरत पर्सनालिटी रखता था, लेकिन विराज के नए नक्श ग्रीक गॉड जैसे थे। उसका लुक उसे सबसे अलग और सबसे ख़ास बनाता था। वो न सिर्फ लड़कियों में बल्कि लड़कों में भी अपनी पॉपुलैरिटी रखता था। यार बहुत दुख हुआ। खैर ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत अच्छा किया तुमने। सिया की फ्रेंड ईशा ने उसकी हिम्मत बढ़ाई। वो अपने दिल की हर बात अपनी दोस्त ईशा से शेयर किया करती थी। यार जो भी रिश्ता देखने आते हैं या तो धन दौलत जायदाद दहेज देखते हैं या फिर लुक और बॉडी फिगर, लेकिन दिल कोई नहीं देखता। क्यों? सिया की आंखें आंसुओं से भर गईं। तुम फिक्र मत करो सिया, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा इंसान आएगा जो सिर्फ तुम्हारा दिल देखेगा, जो बहुत सच्चा और बहुत साफ है। ईशा ने उसे गले से लगाया तो वो एक गहरी सांस लेकर रह गई। मम्मी मुझे नहीं जाना शादी में, आप लोग चले जाइए। सिया के मामा के बेटे की शादी थी जिसका उन सबको इनविटेशन आया था, लेकिन सिया ने जाने से इनकार कर दिया। सिया, तुम्हारे मामा के बेटे की शादी है, कोई दूर पार का कजन नहीं है वो कि नहीं जाओगी तो काम चल जाएगा। तैयारी करो जाने की, सुनीता देवी ने कड़े टोन में कहा। वहीं सिया ने विनती भरी नज़रों से अपने पापा की ओर देखा तो वो चश्मा उतार कर साइड में रखते हुए सिर हिलाकर बेटी को साथ चलने का इशारा करने लगे। वो चुप हो गई। उसने अपने बॉडी फिगर की वजह से शादी ब्याह गेट टुगेदर और पार्टीज को लगभग इग्नोर करना शुरू कर दिया था। पूरे रिश्तेदार और ख़ानदान में वो माचिस की तीली के नाम से जानी जाती थी, जो अब उसका चिढ़ाने वाला नाम भी बन गया था। वो ये बात अच्छी तरह जानती थी कि अब अपने मामा के बेटे रोहन की शादी में जाने का मतलब था कि सब उसे चुभने वाली नज़रों से देखेंगी, ख़ास तौर पर उसकी कजन्स जो उसे सर से पांव तक देखते हुए एक ताने भरी स्माइल देती थीं। उस मोमेंट सिया का दिल चाहता था कि वो खुद को वहाँ से गायब कर दे। कोई भी उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस को नहीं समझता था और ना ही वो अब किसी को समझाने की सिचुएशन में थी। 2 दिन के बाद वो तैयार हुई और अपने मम्मी पापा के साथ रोहन की शादी के लिए मैरिज हॉल जाने लगी। बल्कि वो मेंटली टॉर्चर होकर अपनी इंसल्ट करवाने जा रही थी। वो दिल पर पत्थर रखकर माँ का हाथ थामे लेडीज़ हॉल में एंटर हुई। रंग और खुशबू का एक सैलाब सा उमड़ आया था। हर लड़की एक से बढ़कर एक लग रही थी। ऐसे माहौल में सिया को अपना बहा होना बहुत मिसफिट लगा। माँ के साथ मामा और उनकी फैमिली से मिलने के बाद वो बिल्कुल चुपचाप कोने में जाकर एक टेबल पर बैठ गई थी। उसकी मम्मी उठकर अपनी किसी जानने वाली से मिलने चली गई। अरे सिया, तुम यहाँ अकेली बैठी हो, हम सब सेल्फी ले रहे हैं, तुम भी आ जाओ ना। उसकी एक कजन रिया ने उसे कहते हुए उसका हाथ थामकर उसे खींचा। अरे नहीं रिया, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ। वो थोड़ा घबरा गई थी।
यार नखरे मत करो, आ जाओ ना। दूसरी कजन ने भी उसे खींचा तो वो उनका प्यार देखकर उठकर उनके साथ जाकर खड़ी हो गई। वो उनके साथ खड़ी होकर सेल्फी ले रही थी कि अपनी कजन्स की नज़रें अपने ऊपर उठती हुई फील करने लगी। उनके चेहरे पर एक मजाक उड़ाने वाली स्माइल थी। यार सिया, माइंड मत करना, ये दुपट्टा आगे कर लो, कुछ अच्छी पिक नहीं आ रही। उसकी कज़न ने सिया का दुपट्टा उसकी चेस्ट पर फैलाते हुए आंखों में शरारत लिए हुए ये बात कही थी, जबकि बाकी सब कजन्स ने अपने दुपट्टे पीछे खिसका लिए और जानबूझकर सिया को नीचा दिखाने लगी। सिया की आंखों में जैसे मिर्ची सी भर गई। वो अपना सिर झुकाए दुपट्टा अच्छे से खुद पर लपेटे उनसे एक्सक्यूज़ करते हुए वहाँ से हट गई। वापस अपनी जगह आकर बैठते हुए उसने बेख्तियार ऊपर की ओर देखा, जैसे भगवान से शिकायत लगा रही हो। कभी कभी दिल इतनी बुरी तरह दुखता है कि जुबान खामोश हो जाती है, लेकिन दिल से निकली फरियाद सीधा ईश्वर के पास पहुंचती है। उस वक्त सिया भगवान की दी हुई एक कड़ी परीक्षा से गुजर रही थी, और तब कर ही तो इंसान सोना बनता है। कोई नहीं जानता था कि उसके इस सब्र पर भगवान उसे कितने बड़े तोहफे के रूप में उसे इनाम देने वाले थे। अरे आंटी, आप ठीक हैं? वो जो हॉल की सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ रही थी, क्योंकि ऊपर नेटवर्क महोदय ने पूरी तरह से हड़ताल कर रखी थी और उसे कल की क्लास के सिलसिले में ईशा से बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मोबाइल कान से लगाए हुए वो बड़े स्टाइल से सीढ़ियाँ उतर रही थी कि अचानक एक महिला सीढ़ियाँ उतरते हुए पूरी तरह अपना बैलेंस हो चुकी थी। सिया ने सुपर वुमेन की स्पीड से आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया, लेकिन इस चक्कर में उसका मासूम स्मार्टफोन उसके हाथ से ऐसा फिसला मानो स्केट्स पहनकर सीढ़ियों से रेस लगा रहा हो। सिया आंखें फाड़े सांस रोके अपने फ़ोन को एक एक सीढ़ी पर टप 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 करके कलाबाजियाँ खाते हुए नीचे जाते देखती रह गई। हर सीढ़ी पर गिरते फ़ोन की आवाज़ पर सिया को लग रहा था जैसे उसके कलेजे पर चाकू चढ़ रहे हों। पर इस सबके बीच भी सिया ने उन आंटी का हाथ अपनी पकड़ में मजबूती से थामे रखा था। आंटी, आप ठीक है ना? कहीं चोट तो नहीं आई आपको? वो बड़े प्यार से उस औरत से पूछ रही थी। हाँ बेटा, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, लेकिन अब ठीक हूँ। लेकिन आपका मोबाइल नीचे गिर गया, सौम्या देवी ने नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहा। कोई बात नहीं आंटी, मैं देखती हूँ, वो उनसे विनम्रता से कहती हुई उन्हें अपने साथ लेकर नीचे सीढ़ियाँ उतरी। उन्हें एक तरफ खड़ा करके वो नीचे झुककर मोबाइल उठाकर देखने लगी, जिसकी स्क्रीन पूरी तरह टूट चुकी थी और फ़ोन ऑफ हो गया था। सिया ने मोबाइल को अपनी हथेली पर हल्का सा थपथपाया कि शायद चालू हो जाए, पर वो बंद ही रहा। ओहो बेटा, मेरी वजह से आपका मोबाइल टूट गया, सौम्या देवी ने बड़े दुख से कहा। दुख तो सिया को भी बहुत हुआ था, पर इसमें उनकी भी क्या गलती थी? उसकी अपनी लापरवाही से भी गिर सकता था। इट्स ओके आंटी, मैं ठीक करवा लूँगी। आपको कहाँ जाना है? मैं ले चलती हूँ। सिया धीरे से मुस्कुराई। अरे बेटा, ऐसे कैसे? एक मिनट रुको। सौम्या देवी अपने मोबाइल से अपने बेटे को कॉल करने लगीं और उसे बाहर बुलाया, जो जेंट्स वाली साइड पर था। कुछ ही देर में सौम्या देवी को वो आता हुआ दिखाई दिया। मम्मी, आप यहाँ नीचे क्यों आ गई? मुझे फ़ोन करना था ना, मैं आ जाता लेने। वो फ़ौरन आगे बढ़ा था अपनी माँ को थामने। अरे विराज बेटा, मुझे चक्कर आ गए थे, गिरने लगी तो इस बच्ची ने संभाल लिया, पर इसके हाथ से इसका मोबाइल छूट कर गिरा और देखो टूट गया। इसका मोबाइल तो ठीक करवा दो। वो एक ही सांस में सब बोल गईं। सिया ने दिल थाम कर उस सहरंगेज और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले मर्द को देखा, जिसे देखते ही वो अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी। फिर खुद पर काबू पाते हुए उसने तुरंत अपना रुख फेर लिया। उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़कने लगा था। अरे नहीं आंटी, इट्स ओके, मैं करवा लूँगी ठीक, आप परेशान न हों। मुश्किल से ये शब्द उसके मुंह से निकले थे। एक्सक्यूज़ मी, इफ़ यू डोंट माइंड, आप मुझे अपना मोबाइल दें, मैं चेक करता हूँ। वो बहुत ही रेस्पेक्टफुल टोन में बोला था। सिया ने पलकें झुकाए हुए अपना मोबाइल उसकी हथेली पर रख दिया, जबकि उसके दिल की बीट खतरनाक हद तक बढ़ी हुई थी। बेटा, नाम क्या है आपका? सौम्या देवी ने पूछा। जी सिया, उसने धीरे से कहा। बहुत ही प्यारा नाम है, इसे ठीक करवा दूंगा, डोंट वरी। अचानक विराज की आवाज़ पर वो चौंकी। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं करवा लूँगी। सिया को अच्छा नहीं लगा कि वो उन्हें तकलीफ़ दे। नहीं नहीं, विराज ने कहा है तो वो ठीक करवा देगा। विराज, बच्ची को ज़रूरत होगी मोबाइल की, तो तुम अपना मोबाइल इसे दे दो। जब इसका ठीक हो जाए तो इसे लेकर अपना वापस ले लेना। सौम्या देवी न जाने क्या सोच कर बैठी थी। अरे नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। मैं सिया को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। कोई इशू नहीं, आप ये रख लीजिए, कल तक ठीक हो जाएगा। विराज ने अपना आईफोन उसकी तरफ बढ़ाया तो सिया ने हैरानी से उस हैंडसम शख्स को देखा था, जो किसी भी लड़की के सपनों का राजकुमार हो सकता था। आप मुझे शर्मिंदा न करें,
वो उसकी गहरी नज़रों की ताब न लाते हुए नज़रें झुका गई, जबकि विराज उसकी आंख के पास बने गहरे तिल को देखे जा रहा था। उस लड़की के चेहरे पर गजब का अट्रैक्शन था, लेकिन वो काफ़ी छोटी लग रही थी। विराज ने मन ही मन खुद को टोका, इस तरह किसी लड़की को लगातार घूरना सही बात नहीं थी। कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है बेटा, रखो ये मोबाइल बेफिक्र होकर। विराज बच्चे, जल्दी ठीक करवा के देना, बहुत प्यारी बच्ची है, खुश रहो बेटा। वो उसे दुआएं देती हुई विराज के साथ गाड़ी की ओर बढ़ गई, जबकि सिया हाथ में पकड़े उस महंगे आईफोन को देखती रह गई, जिसे इस्तेमाल करने का उसे कुछ खास पता भी नहीं था। वो लोग जा चुके थे, लेकिन सिया अभी भी वहीं खड़ी थी। उस मोबाइल को रखने का कोई मतलब नहीं बनता था, लेकिन वो जानती थी कि वो शख्स एक सिक्योरिटी के तौर पर अपना मोबाइल उसे देकर गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि सिया उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही थी। क्या कोई इतना भी हैंडसम और अट्रैक्टिव हो सकता है? दिल ने एकदम से खुद से सवाल किया, और वो भी पूरा का पूरा। उफ भगवान, किसी को कितनी फुर्सत से बनाता है, और उसकी बॉडी, तौबा, कितना हैंडसम और कितना हॉट था। सिया लाल होते चेहरे के साथ वापस आई थी। वो जानती थी कि वो यूं ही ख्याली पुलाव बना रही है, क्योंकि वो जितना अट्रैक्टिव था, कोई ना कोई उसकी लाइफ में ज़रूर होगी। उफ सिया, क्या सोचने लगी तू? ऐसे एक मामूली सी मुलाकात को लेकर कहाँ से कहाँ पहुँच गई। उसने सिर पर हल्की सी चपत लगाई और वो अपनी माँ की तरफ बढ़ गई, जबकि वो नहीं जानती थी कि उसकी किस्मत कैसे पलटा खाने वाली है। अरे सिया, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? और ये तुमने किसका मोबाइल उठा रखा है? अचानक वापसी पर उसके हाथ में इतना महंगा फ़ोन देखकर उसकी माँ सुनीता जी पूछने लगी, तो उसने शॉर्ट में उन्हें सारी बात बता दी, लेकिन उसमें थोड़ा सा फेर बदल कर दिया था कि ये मोबाइल उन्हीं आंटी का है। चलो, किसी की हेल्प करना अच्छी बात है, ध्यान से रखना, उनका मोबाइल बहुत महंगा लग रहा है, सुनीता देवी ने उस नाजुक से मोबाइल को देखते हुए कहा, जबकि सिया अपनी माँ को बता नहीं सकी कि आईफोन 16 प्रो मैक्स है, जिसकी कीमत लाखों में है। वो सच बताकर अपनी माँ को बेकार में परेशान नहीं करना चाहती थी। वो आदमी कितने इत्मीनान से उसका मामूली सा स्मार्टफोन लेकर अपना इतना महंगा आईफोन दे गया था। आखिर कैसे भरोसा कर लिया उसने? रात भर सिया यही सोचती रही। अगले दिन वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने उस मोबाइल को घर पर ही अपनी अलमारी में छुपाकर रख दिया था, क्योंकि वो उसे कॉलेज ले जाकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। विराज बेटा, वैसे लड़की बहुत अच्छी है ना? सौम्या देवी मुस्कुराते हुए बोली। मुझे तो पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ गई है। आजकल की लड़कियों में तो इतनी चालाकियां आ गई हैं कि राम जी ही बचाएं, लेकिन ये लड़की बाकियों से बिल्कुल अलग लग रही थी, बहुत ही मासूम और सीधी सादी। तुम्हें कैसी लगी? मम्मी, क्या हो गया है आपको? विराज ने सिर हिलाते हुए कहा। आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे मैं वहाँ पर लड़कियाँ ताड़ने गया था। हद करती हैं आप भी। वो सिर झटक कर उन्हें उनके कमरे तक छोड़ता हुआ गुड नाइट कहकर बाहर निकल आया। अब उसके हाथ में उस लड़की का मोबाइल था, जो काफ़ी हद तक टूट चुका था। अगले दिन उसने उसे ठीक करवाने का इरादा बना लिया था, हालांकि उसे नहीं लग रहा था कि ये फ़ोन पहले जैसा हो पाएगा। खैर, वो उसका भी कोई ना कोई हल निकाल ही लेता। सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकला तो सौम्या देवी ने फिर से मोबाइल ठीक करवाने की बात याद दिलाई। उसने ऑफिस पहुंचकर अपने ऑफिस बॉय को फ़ोन ठीक करवाने का सोचा। बेटा, ध्यान से किसी भरोसेमंद बंदे से ही ठीक करवाना, लड़की जात है, कोई पर्सनल चीज़ न हो उसमें। मीटिंग से फ्री होकर विराज जब मोबाइल ऑफिस बॉय को देने ही वाला था कि उसे अपनी माँ की बात याद आ गई, और वो एकदम ठिठक कर रुक गया और कुछ सोचते हुए खुद ही ऑफिस से बाहर निकल आया। अब उसका रुख मोबाइल मार्केट की ओर था। उसने अपनी एक जान पहचान वाले की दुकान से फ़ोन ठीक करवाने का फैसला किया। जितनी देर वो दुकानदार मोबाइल ठीक करता रहा, विराज वहीं उसके पास ही खड़ा रहा। सर, मोबाइल तो ठीक हो गया है, पर पासवर्ड मांग रहा है। एक बार मोबाइल खुल जाए तभी हम अच्छे से चेक करेंगे कि ये प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, दुकान वाले ने मोबाइल विराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा। विराज ने कुछ सोचा और अपने दूसरे फ़ोन से अपने आईफोन पर कॉल लगाई, ताकि उस लड़की से उसके मोबाइल का पासवर्ड ले सके। सिया अभी अभी कॉलेज से लौटी थी। वो खाना खाकर लेटने का सोच ही रही थी कि अलमारी में से मोबाइल के बजने की आवाज़ सुनाई दी। उसने फ़ौरन उठकर अलमारी से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर अनजान नंबर देखकर वो थोड़ी अपसेट हुई थी कि कॉल उठाए या नहीं उठाए। यकीनन ये उस इंसान के किसी दोस्त का फ़ोन होगा। असमंजस में पड़ी वो अपने होंठ चबाने लगी। कॉल कट हो चुकी थी, पर उसके देखते ही देखते दोबारा से रिंग होने लगी। मजबूरी में सिया को कॉल रिसीव करनी पड़ी। जी। उसकी घबराई हुई आवाज़ सुनते ही विराज को, जो हल्का सा गुस्सा आ रहा था, वो पल भर में ही हवा हो गया था।
आप कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी सिया? विराज ने बेहद संजीदगी से उसका नाम लेकर पूछा। आप? वो हैरान रह गई। मैं विराज बोल रहा हूँ। आपके मोबाइल का पासवर्ड क्या है? वो थोड़ी जल्दबाजी में पूछ रहा था, क्योंकि वो काम निपटा कर घर जाकर आराम करना चाहता था। आप क्यों पूछ रहे हैं? सिया ने माथे पर बल डालते हुए पूछा। एक्सक्यूज़ मी, आपका ही मोबाइल ठीक करवा रहा हूँ, तो पासवर्ड चाहिए। अब की बार वो थोड़े तेज लहजे में बोला था। वो सिया पासवर्ड बताना नहीं चाहती थी। उसके मोबाइल की गैलरी में उसकी अपनी कुछ पर्सनल तस्वीरें थीं जो वो किसी अनजान मर्द को नहीं दिखाना चाहती थी। सिया, आप बताएंगी या नहीं? वो फिर से बोला। जी, पासवर्ड सिया ही है, पर प्लीज़ आप मोबाइल की गैलरी में मत जाना, वो एकदम से बोली थी, जिस पर एक पल के लिए विराज को गुस्सा आया था। मैं क्यों आपके मोबाइल की गैलरी को देखने लगा? बेफिक्र रहिए, मेरी ऐसी आदत नहीं है। वो उसे तसल्ली तो दे रहा था, पर उसके दिल के अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा भर आई थी कि आखिर उसके मोबाइल की गैलरी में ऐसा क्या है। मुझे मोबाइल कब वापस मिलेगा? इससे पहले कि विराज कॉल डिस्कनेक्ट करता, उसने फ़ौरन पूछा। जैसे ही ठीक होता है मैं आपको बता दूंगा, आप अपना मोबाइल ले लेना। और हाँ, एक बात और, जो बात मेरे लिए लागू होती है वही आपके लिए भी लागू होती है। वो अपनी बात कहकर कॉल कट कर गया था, जबकि सिया सोचती रह गई कि वो किस बात का जिक्र कर रहा है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात क्लिक आई, यानी वो नहीं चाहता था कि सिया भी उसके मोबाइल की गैलरी में झांके। सर, मोबाइल ठीक तो हो गया है, पर अभी इसको ज़्यादा यूज़ किया तो ये फिर से ख़राब हो सकता है, तो बेहतर है इसे बेचकर नया ले लें। दुकानदार विराज को सलाह दे रहा था। कितने पैसे हुए? उसकी बात को इग्नोर करता हुआ वो पेमेंट देता हुआ दुकान से बाहर निकल आया, पर अभी उसका इरादा बिल्कुल भी मोबाइल वापस करने का नहीं था। वो मोबाइल लिए घर पहुंच गया। विराज बेटा, मोबाइल ठीक हो गया क्या? उसकी मम्मी जैसे मोबाइल के ही इंतज़ार में बैठी हुई थी। उनकी बात पूरी घूम फिरकर वहीं आकर ख़त्म हो रही थी। मम्मी, कल तक हो जाएगा, मिल जाएगा, और आपकी चहेती सिया को मोबाइल पहुंच भी जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। वो थोड़ा चिढ़कर बोला। अरे, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं सोच रही थी कि तुम उसे घर का एड्रेस दे दो ताकि वो घर आकर अपना मोबाइल ले जाए, इसी बहाने मुझसे मिल भी लेगी। बड़ा दिल कर रहा है उसे फिर से देखने का, उससे बात करने का। उनकी बात सुनकर विराज के माथे पर बल पड़ गए। मम्मी, अब ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? अभी कहाँ, पहले पता तो कर लूँ, कहीं सगाई तो नहीं हो गई उसकी, वो गहराई से बोली थी, जबकि विराज अपना सर मलता रह गया था। मम्मी, वो लगभग 15 साल छोटी होगी मुझसे, और आप ये कैसी बातें कर रही हैं? नहीं विराज, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी छोटी होगी। खैर, आने दो उसे, पूछ लूँगी ये भी। वो बहुत मज़े से कहती हुई अंदर की ओर बढ़ गईं, जबकि विराज अपना सर झटकता रूम में आता हुआ दरवाज़ा लॉक करके मोबाइल का पासवर्ड खोलते हुए कुछ पल के लिए सोचता है, और फिर वो सीधा उसके मोबाइल की गैलरी में घुस गया। पहले ही तस्वीर पर नज़र पड़ते ही उसके कानों से धुआं निकल गया और सांसें थम सी गईं। सामने स्क्रीन पर सिया की एक बेहद कातिलाना और बोल्ड तस्वीर थी। गुलाबी रंग का एक छोटा सा भीगा हुआ टॉवल उसके भीगे बदन से चिपका हुआ था, जो उसकी पतली कमर और तरासे हुए जिस्म की खूबसूरती को साफ बयां कर रहा था। कंधों पर बिखरी गीली जुल्फों से पानी की बूंदें ढलकर उसकी गर्दन पर चमक रही थीं। वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने होठों को एक बेहद रसीले और हॉट पॉट शेप में बनाए अपनी कातिल निगाहों से कैमरे में देख रही थी। उसके सरापे की इस बेबाक और हुस्न से भरी तस्वीर ने विराज के दिल की धड़कनें एक ही झटके में 120 की रफ्तार पर पहुंचा दी थीं। पर अगले ही पल वो मोबाइल को एक तरफ रखता हुआ अपनी आंखें बंद कर गया। पागल हो क्या विराज? वो एक अनजान लड़की है और ये मोबाइल उसकी अमानत है। यूँ किसी अनजान लड़की को देखना एक गलत और अनएथिकल काम है। खुद को अच्छे से डांटते हुए मोबाइल पर एक नज़र डालता है और उठकर बाथरूम का रुख करता है। ठंडे शावर के नीचे खड़े होते हुए आंखें मींची तो एकदम से बही पिक्चर आंखों में आ गई। उसके अंदर एकदम से जवान जज्बात जाग उठे, शरीर में एक स्पार्क पैदा हुआ था। उफ, क्या हो गया है मुझे? मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में? अपने शरीर पर ठंडा पानी डालता हुआ वो आंखें बंद कर गया। अब वो गहरी सांसें भरता हुआ आंखें बंद किए बेख्तियार उस लड़की की पिक्चर को दिमाग में बिठाए न जाने क्या क्या सोचता चला गया। उफ, तौबा है, कितना बड़ा बेशरम है ये इंसान। विराज के मना करने के बावजूद सिया भी जिज्ञासा के मारे उसके मोबाइल की गैलरी में घुस गई थी और अब शर्म के मारे कानों को हाथ लगा रही थी। शुरुआत में जो पिक्चर्स शो हुई थी वो तो बेहद हैंडसम और खूबसूरत थी। कहीं पर वो 3 पीस सूट में था तो कहीं कुर्ते पाजामे में, कहीं टी शर्ट और शॉर्ट्स में। वो अपने मसल्स शो कर रहा था। ब्लैक सैंडो में वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसे देखते हुए वो इतना खो गई थी कि आसपास का होश ही भूल गई।
बेख्तियार ही उसकी मस्कुलर पर्सनालिटी की दिल ही दिल में कायल होती वो मुस्कुरा रही थी कि अचानक से आगे की पिक्चर को स्वैप करते हुए जो तस्वीर उसने देखी थी उसे देखते ही उसके शरीर का सारा खून चेहरे पर आ गया था। हाथ बुरी तरह कांपने लगे थे। मोबाइल हाथ से छूटकर गोद में गिर पड़ा था। आंखें बंद करते हुए अपने ऊपर मुश्किल से काबू पाते हुए कानों को हाथ लगाकर तौबा तौबा करने लगी। कितना बड़ा बेशरम इंसान है ये, भला ऐसी पिक्चर्स भी कोई खींचता है क्या? बंदा भला मोबाइल में ऐसी पिक्चर्स क्यों रखे? कोई देख ले तो क्या सोचेगा? वो अब नाखून दांतों से कुतरती हुई अपसेट हो रही थी, जबकि उसका दिल बुरी तरह धड़कता जा रहा था। वो तस्वीर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। अनजाने में वो 2 से 3 ऐसी पिक्चर्स को स्वाइप करके देख चुकी थी। हर पिक्चर्स दूसरे से अलग एंगल में थी, पर उन तस्वीरों में फोकस एक ही जगह पर था। उसका पूरा चेहरा गर्माहट से लाल हो गया। अभी वो मोबाइल बंद करके रखती कि अचानक कॉल आने लगी। वो बुरी तरह से उछल पड़ी, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। घबराते उसने कॉल रिसीव की, जो उसी नंबर से आ रही थी और यकीनन विराज की ही थी। जी। कॉल रिसीव करते ही वो धीरे से मिमियाते हुए लहजे में बोली थी, आपका मोबाइल कल मिल जाएगा। मम्मी की विश है कि मोबाइल आप घर आकर ले लें। वो जो सामने ही उसका मोबाइल लैपटॉप से कनेक्ट किए उसके फ़ोन की गैलरी में से उसकी तमाम पिक्चर्स को अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर रहा था, बहुत ही धीमे लहजे में उससे बोला, आप मुझे एड्रेस बता देंगे? वो भी झट से बोली। उसने ये नहीं कहा कि वो किसी से भिजवा दे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो इंसान उसके घर तक आए। लिखी एड्रेस। वो उसे एड्रेस लिखवा कर चुप हो गया। मैं कल सुबह सुबह आ जाऊंगी, सिया ने गहरी सांस भरते हुए कहा। जैसी आपकी मर्जी। वो कॉल काट गया, क्योंकि अभी सामने लैपटॉप पर दिखता मंजर कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव था। एक पिक्चर्स पर तो वो दिल ही हार बैठा था, जहाँ बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर ओस की बूंदों की तरह गिर रही थीं। कुछ बूंदें उसके गुलाबी होठों पर रुकी हुई थीं, जैसे गुलाब की पत्तियों पर ओस के मोती, और वो आंखें नीचे उन्हें फील करती हुई चेहरे पर प्यारी सी स्माइल सजाए हुए थी। सो ब्यूटीफुल यार। वो उसकी पिक्चर्स को देखता हुआ उस पर हाथ फेरता आंखों में खुमारी लिए धीमे से बुदबुदाया, अरे बेटा कुछ लो ना। तुमने तो कुछ भी नहीं लिया। वो इस वक्त विराज के घर अपना मोबाइल लेने आई थी और सौम्या देवी उसकी खूब खातिरदारी कर रही थी। इतने में विराज सीढ़ियाँ उतरता हुआ नीचे आया। वो जो पहले ही उसकी पर्सनालिटी में बुरी तरह जकड़ी हुई थी, उसका अमीर अंदाज देखकर दिल महसूस कर रह गई। कहाँ वो शहंशाह और कहाँ वो एक मामूली सी लड़की। उसके आते ही वो एकदम अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई। मिस सिया, यह आपका मोबाइल, देख लीजिए। वो उसे गहरी नज़रों से देखता हुआ मोबाइल उसकी ओर बढ़ाता हुआ बोला, जी ठीक है, यह आपका आईफोन। वो भी उसे उसका मोबाइल वापस लौटा गई। आंटी मुझे अब इजाज़त दें, काफ़ी देर हो रही है, मुझे अब निकलना चाहिए। वो उठते हुए अपना बैग कंधे पर लटकाती चेहरे पर प्यारी सी स्माइल सजाकर बोली, विराज बच्चे को घर छोड़कर आओ। सौम्या देवी के अचानक बोलने पर वो दोनों चौंके। अरे नहीं आंटी, मैं कैब कर लूँगी। वो घबरा गई थी। नहीं बेटा, आप अकेले नहीं जाएंगी, विराज आपको छोड़कर आएगा। जाओ विराज, उन्होंने इस बार हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। तो मजबूरी में सिया को विराज के साथ उसकी गाड़ी में बैठना पड़ा। अपने घर का एड्रेस बताइए, विराज ने विंड स्क्रीन पर नजरें जमाए उससे पूछा, जबकि वो उसके मजबूत हाथों की उभरी हुई नीली हरी रगों में खोई हुई थी, जिस पर बांधी गई महंगी ब्रांडेड घड़ी अपनी एक अलग ही छप दिखा रही थी। हड़बड़ाते हुए घर का पता बताते हुए उसने अपना सर झुका लिया। इतनी बड़ी गाड़ी में वो पहली बार बैठी थी, अगर कोई देख लेता तो। बेख्तियार सिया कांप उठी थी। घर के आगे गाड़ी रुकी तो सिया ने राहत की सांस ली। थैंक्स मिस्टर विराज, वो खुश मिजाजी से बोली। मेंशन नॉट। वो उसकी तरफ गहरी निगाहों से देखता हुआ जवाब दे गया, जबकि वो उसकी गहरी नज़रों से घबराते हुए फौरन गाड़ी से नीचे उतरी और घर के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। सिया, नाइस नेम। वो एक राजदाराना मुस्कान के साथ गाड़ी वापस मोड़ गया था। कुछ दिन यूं ही बेचैनी में गुजर गए और वो एक इंसान उसके दिमाग के ख्यालों से भी निकल गया, जब एक दिन अचानक विराज की मम्मी सौम्या देवी विराज के लिए सिया का रिश्ता लेकर आ गईं। सिया की आंखें तो हैरानी से फटी की फटी रह गईं, जबकि उसके पेरेंट्स बेहद खुश थे और वो अपसेट। अचानक इतने बड़े घर से रिश्ता आ जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजेश जी ने 2 दिन की मोहलत मांगते हुए रिश्ते के लिए हाँ कर दी। इस दौरान सिया अपनी बॉडी और फिगर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो समझ रही थी कि विराज की मम्मी ने उसे पसंद कर लिया है और शायद वो अपने बेटे की मर्जी के खिलाफ रिश्ता लाई हैं, वरना इस दौर में कोई भी लड़का बिना अट्रैक्टिव फिगर की लड़की को पसंद नहीं करता। वो शीशे के सामने खड़ी आज फिर अपने आप को सर से पैर तक देखे जा रही थी। उफ, भला क्या अट्रैक्शन है मुझ में। लड़कों की फेवरेट चॉइस जो होती है
मेरे पास उसी की कमी है। वो रोने जैसी होती हुई सोच रही थी। ऐसी बातें भी उसे उसकी सहेलियों से ही पता चलती थीं। क्या था अगर भगवान जी मुझे भी थोड़ी सी खूबसूरती दे देते। हमेशा भगवान से उसकी यही शिकायत रहती थी। क्या बात है बेटा, क्यों इतना सोच रही हो? मत परेशान हो, भगवान सब अच्छा करेंगे। देख लेना, जिसने ये रिश्ता चमत्कार की तरह तुम्हारे लिए भेजा है ना, वो इसे निभाएगा भी। आज उसकी शादी थी। दुल्हन बनी वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अपनी सहेलियों के समझाने पर आज उसने पैडेड ब्लाउज पहना था और आज वो बाकी भरपूर हुस्न की मालिक लग रही थी। सबने दूल्हे को देखकर दांतों तले उंगली दबा ली थी। इतना प्यारा नसीब। भगवान ने तो जैसे अपनी कृपा बरसा दी थी उसके ऊपर। खानदान की कितनी ही लड़कियों ने दूल्हे के आगे खुद को फ्लॉन्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन सामने भी बिराज था, बिराज सिंघानिया। अपने नाम का ही एक। किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखना भी उसने गलत ही समझा। कुछ ही देर में पंडित जी ने वर और वधू को मंडप में बुला लिया था और शादी की रस्में शुरू कर दी गईं। जैसे जैसे शादी की रस्में आगे बढ़ती जा रही थीं, सिया का दिल जोरों से धड़कता जा रहा था। तो वहीं उसकी सारी कजिन्स बेमन से उन दोनों के ऊपर फूल बरसा रही थीं, लेकिन उसकी सहेलियां बहुत खुश थीं और पूरे दिल से उनकी जोड़ी को सराह रही थीं। वो जो फ़ोन पर विराज को शादी से मना करती रही थी, विराज ने उसकी एक न सुनी। अब उसने खुद को उसके हवाले कर दिया था। बधाई हो, शादी संपन्न हुई। पंडित जी की बात पर विराज का दिल एक अनजानी खुशी से धड़क उठा था। पहली बार किसी लड़की ने उसके दिल तक पहुंच बनाई थी और विराज सिंघानिया उसे सीधा अपनी ज़िंदगी में ले आया था। मेहमानों की बहुत अच्छे से खातिरदारी की गई। शाम के वक्त विदाई का वक्त आया तो वो बाप के गले लगकर फूट फूट कर रो दी। राजेश जी ने अपनी दुआओं के साए में अपनी सब्र करने वाली बेटी को विदा किया। सुनीता देवी ने भी बेटी को खूब दुआएं दी और वो अपने पिता का घर छोड़कर अपने पति के साथ विदा हो गई। सिंघानिया मेंशन में उसका स्वागत बहुत ही ग्रैंड तरीके से किया गया था। सौम्या देवी के तो कदम ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें दुनिया भर की दौलत मिल गई हो। मुंह दिखाई में उन्होंने अपनी बहू को डायमंड सेट दिया था, जबकि उनके परिवार की कई महिलाओं ने सिया को काफ़ी महंगे गिफ्ट्स दिए थे। बहुत ही कम रस्में हुई थी और कुछ ही देर में उसे विराज के कमरे में पहुंचा दिया गया। वो कमरा नहीं बल्कि पूरा महल था। ज़रूरत की हर चीज़ वहाँ पर मौजूद थी और हर चीज़ में एक रॉयल टच था। बेटा, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब से ये तुम्हारा अपना घर है। जैसे चाहो जिस तरह चाहो रहो। और मेरा बेटा विराज दिल का बहुत अच्छा है। जब उसके साथ रहोगी तो जान जाओगी। वो उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरती हुई उठकर खड़ी हुई। सिया इतनी घबराई हुई थी कि वो सिर्फ हल्की सी मुस्कान ही दे सकी। सबसे मुश्किल मोड़ तो उसके लिए अब आने वाला था, जब विराज उसके करीब आता। इन्हीं सब बातों को सोच सोचकर उसके दिमाग की नसें फटने के करीब हो गई थीं। कैसे वो विराज से नजरें मिला पाएगी जब वो उसके करीब आते ही उसे ठुकरा देगा? अचानक कैसे कैसे ताने कसेगा उस पर। वो खुद इतने स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर और हैंडसम बॉडी वाला इंसान था। एक मामूली सी लड़की को कैसे एक्सेप्ट कर लेता? यकीनन उसे भी अपने जैसी किसी परफेक्ट लड़की की ही ज़रूरत थी। अजीब और ख़त्म न होने वाले ख्यालों ने इस वक्त सिया के दिमाग को सुन कर दिया था। वो खुद पर तरस खाने की इतनी शिकार हो चुकी थी कि सही गलत, अच्छा बुरा सब भूल गई थी। तभी दरवाज़ा खुला और विराज कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसके हर बढ़ते कदम पर पल पल सिया की सांसें थम रही थीं। वो उसके करीब बैठने ही वाला था कि अचानक सिया अपनी जगह से उठते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हुई। विराज ने चेहरे पर हल्की सी स्माइल सजाए हैरानी से उसे देखा। प्लीज़ डोंट कम क्लोज टू मी। वो अपने आप को एक बड़े से भारी दुपट्टे में छिपाती हुई बुरी तरह घबरा कर बोली। व्हाट डू यू मीन? विराज को उसकी बात बहुत हैरान लगी थी। प्लीज़ मेरे करीब मत आइए, आपको निराशा होगी। वो अपने आंसू निगलते हुए मुश्किल से बोल पा रही थी। क्या बोल रही हो सिया? कैसी निराशा? वो 2 कदम उसके करीब हुआ। नहीं नहीं, दूर रहिए, मैं आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। वो अपनी मुट्ठियाँ भींचकर तेज आवाज़ में बोली। एक पल के लिए तो वहाँ पर सन्नाटा छा गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सामने खड़ी उसकी पत्नी, उसकी नई नवेली दुल्हन ऐसे वर्ड्स यूज कर सकती है। व्हाट नॉनसेंस सिया। वो माथे पर बल डालकर उसे देखने लगा। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा आप सोच रहे हैं। वो उलझते हुए सामने खड़े विराज को भी उलझा रही थी। क्या लगता है तुम्हें मैं क्या सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में? तुम कैसी नहीं हो? विराज ने भी बिना किसी लाग लपेट के सीधा बात करते हुए अपने और उसके बीच के फासले को 1 सेकंड्स में तय किया था और उसकी कमर के गिर्द हाथ बांधते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। उस पल सिया ने अपनी आंखें सख्ती से मींच ली थीं।
जिस लम्हे से वो डरती थी वो उसी लम्हे की जद में आ गई थी। ओपन योर आइज, घुमड़ती हुई गंभीर आवाज में कहते हुए विराज ने अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ी। वो कांपते हुए अपनी आंखें और भी सख्ती से बंद कर गई। सिया, कैन यू लिसन टू मी, ओपन योर आइज, वो उसकी आंखों पर फूंक मारते हुए बोला तो पलक झपकते ही उसने अपनी आंखें खोल दी। पल भर में दोनों की नज़रों का गहरा टकराव हुआ। विराज सिंघानिया ने उसे और कसकर अपने सीने में भींच लिया, जिससे उसके हलक से एक सिसकी निकल गई। आह, उसकी सिसकी पर विराज सिंघानिया के जिस्म में एक सुकून की लहर दौड़ गई। विराज, वो उसे अपनी बाहों से पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उतना ही उसके साथ चिपकता जा रहा था। क्यों हलकान हो रही हो? तुम्हारे अंदर इतनी जान नहीं कि मुझे जरा सा भी हिला सको। इतनी मेहनत बेकार है तुम्हारी माई लेडी। वो उसकी नाजुक सी कमर जिसे वो इतने दिनों से लैपटॉप पर देखता आ रहा था और अपनी आंखों को गुनहगार बना रहा था, आज वो उस पर जायज हो चुकी थी। सच कहते हैं, अगर मोहब्बत सच्ची हो तो भगवान उसकी मोहब्बत से मिला ही देते हैं। प्लीज़ विराज, मुझे छोड़िए, मैं काबिल नहीं हूँ आपके। आंसुओं का गोला उसके गले में अटका हुआ था। क्या मतलब है इस फिजूल बात का? वो माथे पर बल डालकर बोला। आप नहीं समझेंगे, प्लीज़ मुझसे दूर हो जाइए। तुमसे दूर रहने के लिए शादी नहीं की ना? वो नाराज हुआ। पहले वो उसे 15-16 साल की लड़की समझता रहा, लेकिन जब उसकी मम्मी सौम्या देवी ने उसकी एज पता करके उसे बताई तो वह हैरान रह गया। वो 22 साल की थी, लेकिन उसका फिगर बिल्कुल छोटी बच्चियों जैसा था, और शायद वो इसीलिए उसे शर्मा रही थी और झिझक रही थी। विराज को कुछ कुछ अंदाजा होने लगा था इस बात का। इसीलिए तो आपसे इस शादी के लिए मना कर रही थी कि मत कीजिए शादी मुझसे, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। वो मासूमियत से बोलती हुई विराज को इतनी प्यारी लगी कि वो बेखुद होता उसके गुलाबी होठों को छू गया। सिया के नरम होठों की छुअन इतनी खतरनाक थी कि विराज का पूरा शरीर मचल उठा था। वो बेखुद होता उसके लबों पर अपनी मोहब्बत बिखेरने लगा। वो एकदम साकित रह गई। उससे विराज से इस हरकत की उम्मीद ही कहाँ थी। उसकी आंखें हैरानी से फैलती चली गईं। उसने एकदम से विराज को खुद से दूर धकेला। वो जो उसके होठों को छूता हुआ एक सुरूर के आलम में चला गया था, उसके झटके से यकायक पीछे खस। सारा नशा पल भर में हवा हो गया था। एक बात समझ नहीं आती आपको? मत आइए करीब, कुछ नहीं मिलना आपको मुझसे, क्योंकि मेरे करीब आकर कुछ न पाकर आप कल सुबह मुझे वैसे भी तलाक दे देंगे। वो एकदम तड़प कर बोली थी, कड़वे अंदाज में बोलती चली गई। इसलिए आप अभी इसी वक्त मुझे 1 मिनट। वो अब की बार उसकी इस बात पर गुस्से से भड़क उठा। ऐसी क्या बात है जिससे मैं इतना बड़ा कदम उठाऊंगा? बताओ मुझे। वो उसके करीब हुआ तो वो 2 कदम दूर हुई। नहीं बता सकती, बस आप यही समझ लें कि मैं आपके टाइप की नहीं हूँ। आप जैसे खूबसूरत शख्स को एक खूबसूरत और भरपूर लड़की ही सूट करती है। मुझ में तो कोई हुस्न ही नहीं है। आप, तुम्हारे अंदर हुस्न है या नहीं, ये आज रात मैं खुद चेक कर लूँगा, और बेहतर होगा तुम शराफत से खुद को मेरे हवाले कर दो। मेरे मुँहजोर जज्बात पर मैं आज खुद भी बांध नहीं बांध सकता। वो कतई अंदाज में कहता उसकी ओर बढ़ता, अपनी शर्ट उतार कर दूर उछाल गया। उसका कसरती चट्टानी सीना देखते सिया के गले में एक गिल्टी उभर कर गायब हुई थी। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे? वो बेयकीन हुई थी। बीबी हो तुम मेरी, कुछ भी कर सकता हूँ, सर से पैर तक मेरी हो, देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, और तुम्हारी रूह में भी समा सकता हूँ। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देता उसकी ओर बढ़ते अपने कदम और भी तेज कर गया, लेकिन वो अचानक दरवाजे की ओर भागी थी। विराज ने उसे कमर में हाथ डाले, उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। आप पछताएंगे विराज, वो सिसकी। मंजूर है मुझे। वो उसकी गर्दन पर अपने दहकते लब रखता उसे तड़पा गया। आप मेरी इजाज़त के बिना मुझे नहीं। वो उसके ब्लाउज की डोरियों को खींचकर खोल चुका था। उसके अल्फाज पर धीरे से मुस्कुराया। डोरियां खींचती चली गईं और ब्लाउज खुलकर नीचे की तरफ ढलका। सिया ने फौरन अपने सीने पर हाथ रखकर उसे गिरने से बचाया। प्लीज विराज मत करें, मैं मर जाऊंगी। वो अब की बार बिनती पर उतरती बुरी तरह रो दी। उसके यूं बिलख बिलख कर रोने पर विराज इस बार सच में परेशान हुआ था। आगे बढ़कर उसने उसे अपने सीने से लगा लिया। रोना नहीं, कुछ नहीं कर रहा। जब तक इजाज़त नहीं दोगी नहीं आऊँगा तुम्हारे करीब। वो उसके आंसू पोंछते हुए नरमी से बोला। इस बार वो सूं सूं करती बेयकीनी से उसे देखती हिचकियाँ ले रही थी। पक्का? वो बच्चों की तरह वादा ले रही थी। पक्का। वो उसके माथे पर होंठ रखता पीछे हटा। अच्छा, अब आंसू पोंछो और जाओ चेंज कर लो। वो पीछे हट गया था। अपने जज्बातों पर लगाम डालता वो बाकी पीछे हट गया था।
सिया अभी भी बेयकीन थी, लेकिन फिर भी वो अपने हुलिये को देखती ड्रेसिंग रूम का रुख कर गई। अंदर जाते वो फूट फूट कर रो दी। आज वो अपने पति की गुनहगार बन रही थी, लेकिन वो खुद भी तो तकलीफ में थी। वो विराज को इस तकलीफ से बचाना चाहती थी। वो मायूस हो जाता जब भी वो उसके पास आता, उसे छूता। आह, वो सोच कर ही तड़पी थी। उसका जी चाहा खुद को ख़त्म कर डाले। अगर वो अपने पति के अंदर पनपते जज्बातों को ठंडा न कर सके, अपने रिश्ते को जायज़ न कर सके, तो किस काम का उसका जिस्म। वो एक इतना बड़ा गुनाह कैसे करे। नहीं नहीं, वो ये गुनाह नहीं कर सकती। अचानक ही उसके ज़मीर ने उसे शर्मिंदा किया और वो दिल में मुकम्मल इरादा करती कबर्ड से एक मैरून रंग की नाइटी पहनकर बाहर निकली, जहां अब कमरे में डिम रोशनी थी। वो दिल बड़ा करते बेड के पास जाकर खड़ी हुई। विराज मोबाइल पर बिजी था। उसने सिया की मौजूदगी महसूस करते हुए भी ध्यान न दिया। वो अब खुद को जानबूझकर बिजी महसूस करवा रहा था। विराज, उसकी घबराई सी आवाज़ पर उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़क उठा। सिया, सो जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। वो बिना उसकी तरफ देखे बिजी से अंदाज में बोला था। इस वक्त अगर उसे देख लेता तो अपने जज्बातों की रौ में बहकर उसे तकलीफ पहुंचा देता, और वो ऐसा करना नहीं चाहता था। मेरी बात सुने विराज, वो हिम्मत करते हुए बोली। सिया, सुबह बात करेंगे, अभी तुम्हारी तबीयत अपसेट है, रिलैक्स करो। वो अब भी उसकी ओर नहीं देख रहा था और इस बात पर सिया को गुस्सा आने लगा। वो उसे इग्नोर कर रहा था, जबकि वो स्पेशल उसके लिए नाइटी पहनकर तैयार हुई थी। अचानक से आगे होते हुए झुकते हुए विराज के बालों में हाथ डालती वो उसका सर ऊंचा करती, उसके लबों पर अपने लब रख गई। इस अचानक आफत पर वो अपनी सांस रोक गया था। सर उठाकर उस दीवानी को देखा जो उसके होठों के साथ जोंक की तरह चिपट तो गई थी, लेकिन अभी तक कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहे। उसके सरापे पर अभी तक विराज की निगाह नहीं गई थी। उसको साकित देखता वो अपने होठों को एकदम से पीछे कर गया। फिर गहरा सांस भरते हुए वो उसके चेहरे को जांचने की कोशिश करने लगा। क्या हुआ है तुम्हें? क्या लगा तुम्हें कि विराज अपने नफ्स का गुलाम है? आज की रात अपनी बीवी के करीब नहीं जाएगा तो मर जाएगा। वो कुछ नाराज सा लगा था सिया की इस हरकत पर। प्लीज़ विराज, ऐसी बातें मत करें। वो एकदम तड़प उठी थी। सिया प्लीज़ सो। उसकी बाकी के अल्फाज मुंह में रह गए थे। वो अप्सरा शॉर्ट सी नाइटी पहने उसके सामने थी। उसकी सुडौल टांगें देखते उसके गले में गिल्टी उभरी थी। माथे पर पसीने के कतरे उभर आए थे। सिया, मत आजमाओ यार मेरे जब्त को। अगर मैं जज्बात की रौ में बह गया तो तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचा जाऊंगा। वो उसकी कमर में हाथ डाले खुद से करीब करता बहके अंदाज में भारी आवाज़ में सरगोशी कर गया। तो मत रोकें खुद को, बह जाने दें। आज की रात आपको खुद से दूर करके मैं गुनहगार नहीं बनना चाहती। वो उसके करीब होती उसकी गोद में बैठ गई। उसकी इतनी हिम्मत पर अब विराज की बस हुई थी। झटके से उसे तकिए पर गिराता वो उस पर साया फगन हुआ। सिया की सांसें गहरी हुई। वो आने वाले लम्हों से डर रही थी। एक ही पल में वो खुद को और सिया को हर पर्दे से आज़ाद करता उसके लबों पर शिद्दत से झुका था। इतना दीवाना हो गया था कि वो अपने हाथों के स्पर्श से उसकी धड़कनों को बड़ी मदहोशी के आलम में सहलाने लगा कि अगले ही पल वो झटका खाकर पीछे हटा और उसकी इस हरकत पर सिया अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपाते सिसक उठी। विराज ने गहरा सांस भरते उसके हाथों पर अपने होठों का नरम स्पर्श देते उसके दोनों हाथों को फैलाते उनमें अपनी उंगलियां उलझाईं। ए माय लेडी, क्यों रो रही हो? वो गंभीर लहजे में फिक्रमंदी से बोला था। वो जोरों से हिचकियां भर रही थी। इसीलिए कहा था मैंने, आप मेरे पास ना आए। मैं एक मुकम्मल हुस्न नहीं हूँ। कोई ऐसी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले सिया। अब पागल, तुम एक मुकम्मल पैकेज हो, एक अलग किस्म का पैकेज। मैं प्यारी नहीं। वो हिचकी भरते हुए दोबारा से बोली। इन धड़कनों के अंदर जो दिल है ना, वो बहुत प्यारा है और मुझे वही चाहिए। इस दिल पर मेरा दिल फिदा हुआ है माई लेडी, एंड इट्स माई फेवरेट स्पॉट। इतना कहते वो उसकी छोटी सी धड़कनों पर झुकता, उन्हें अपने होठों के स्पर्श से महकाता सिया को बेकाबू करने लगा। आह, वो तड़प ही गई थी। उसका शिद्दत भरा लम्स महसूस करते वो अपनी जी जान से कांप उठी थी। उसका खौफ अब विराज समझ चुका था कि वो क्यों से दूरी बना रही थी। अब वो समझ गया था। वो उसकी इस कमी को उसकी कमजोरी नहीं ताकत बनाएगा। वो उसे अपनी बाहों में लेता उस पर मोहब्बत की बारिश बरसाता चला गया। पहली बार एक लड़की के इतना करीब गया था, वो भी अपनी बीवी के, जैसे आज वो जी उठा था। इतना जी भरकर प्यार किया कि सिया खुद पर रश्क करने लगी। गुजरती रात में वो दोनों दिलो जान से एक दूसरे के करीब आ गए थे। सिया के सारे डर विराज ने बहुत मोहब्बत से दूर किए थे कि वो पुरसुकून हो गई थी।
सुबह सिया की आँख खुली तो बिराज गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर एक सुकून की सी कैफियत थी, जैसे सिया को पाकर उसने सब पा लिया था। कैसा मर्द था ये, और कैसा दिल बनाया था भगवान ने उसका। कितनी मोहब्बत से उसकी कमी को नज़रअंदाज करते मोहब्बत से समेटा था उसे। सिया का जी चाहा इतने खूबसूरत मर्द के पैरों में बैठ जाए। वाकई भगवान ने पति को सही दर्जा दिया है, पति परमेश्वर का। वो बाकी उसके लिए मसीहा बना था। उसके सारे जख्मों को चुनता उसे सुकून दे गया था। क्या बात है माई लेडी, सिर्फ देखती रहोगी या प्यार भी करोगी? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि अब तुम्हारे ये नरम नरम से होंठ मुझे प्यार करेंगे। वो अचानक से बंद आंखों से बोलता सिया को बुरी तरह चौंका गया। आप जाग रहे हैं? वो उसके करीब होती उसकी बंद आंखों के आगे हाथ लहरा गई, जिसे उसने अपने होठों से लगा लिया। सीधा होकर लेटता उसे अपने सीने से लगा गया। यू आर सो ब्यूटीफुल, वो उसके माथे पर लब रखता प्यार से बोला। मेरा मजाक न उड़ाए बिराज, वो मुंह बिसूरती बोली। मेरी इतनी ज़रूरत कि अपनी जान का मजाक उड़ाऊं? वो उसकी ओर करवट लेता उसके गाल पर अपनी बियर्ड रब कर गया। दर्द तो नहीं हुआ था ना? वो उसके कान में सरगोशी करता बोला, जबकि वो एक बार भी बिराज को रुकने का नहीं बोली थी। हुआ था, लेकिन इस सुकून के आगे वो दर्द कोई मायने नहीं रखता था बिराज, जो आपने अपना बड़ा दिल दिखाकर मुझे दिया था। आप बहुत अच्छे हैं। वो उसकी नाक की नोक पर अपने होंठ रखती हुई मुस्कुराई। अरे अब तुम फिर से मेरे जज्बातों को हवा दे रही हो। अगर मैं बह गया तो मेरा कोई कसूर नहीं होगा। वो उसकी कमर के चारों तरफ अपनी पकड़ मजबूत करता हुआ उसके साथ ही चेतावनी भी दे गया। आह, मेरी सांसें रुक रही हैं बिराज। एक बात पूछूं, आपको मुझ में कोई कमी महसूस नहीं हुई? वो पलकें झुकाकर पूछ रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उठता हुआ बेड के सिरहाने से टेक लगाकर पीछे होकर बैठ गया। फिर सिया को अपनी गोद में बिठाते हुए उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें फैला दी। आपका दिल बहुत बड़ा है, वो उसके गालों को प्यार से छूते हुए बोली। देखो सिया, जिस तरह से तुम हीन भावना महसूस कर रही हो ना, वो वजह कोई ख़ास नहीं। ये सब तो नेचुरल है और किसी के साथ भी हो सकता है। उसकी बात सुनकर वो शर्म से पलकें झुका गई। तुम बहुत सुंदर हो, इसमें कोई शक नहीं, और तुम्हारी सुंदरता ने ही मुझे तुम्हारा दीवाना बनाया था। मम्मी को तुम इतनी पसंद थी कि उनका बस नहीं चल रहा था कि वो तो तुम्हें पहली मुलाकात में ही अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आती। आंटी खुद भी कितनी प्यारी है ना? सिया को सौम्या देवी बहुत अच्छी लगी थी। और आंटी का बेटा? वो उसके होठों को धीरे से छूता हुआ प्यार से पूछने लगा। पता चलता है कि एक महान औरत ने आपकी परवरिश की है। वो फिर से उसकी मम्मी की ही तारीफ कर गई, जिस पर वो इस बार खुलकर मुस्कुराया था। अच्छा, एक बात और पूछ लूँ? उसके इतने सरल स्वभाव से अपने अंदर आत्मविश्वास आता महसूस कर रही थी। क्या आप पूरी जिंदगी मेरी इस कमी के साथ निभा लेंगे? उसके सवाल पर एक पल को बिराज उसे देखता रह गया। आज एहसास हो रहा है सिया, तुमने जो कुछ पढ़ा है ना, सब बेकार कर दिया। क्या फ़ायदा तुम्हारी डिग्रियों का, जिसे ये तक नहीं पता कि पति पत्नी एक दूसरे का अंग होते हैं। इस बात का मतलब जानती हो या समझाऊं? वो उसे फिर से तकिए पर गिराता हुआ रात वाले मूड में वापस आता उसके होश बुरी तरह से उड़ा गया था। बिराज, आप फिर से मूड में आ रहे हैं? वो जैसे रोने वाली हो गई। उसे अभी रात का दर्द भूला नहीं था। एक बार फिर वो उस भारी शरीर को कैसे खुद पर सहती। घबराओ मत, अभी मुझे सुकून पाने दो। बाकी इन धड़कनों का क्या करना है वो भी सोच लिया है मैंने। वो बेबाकी से फिर से उसकी नाइटी हटा गया और उस पर छाता चला गया। एक बार फिर पूरे कमरे में सिया की सिसकियां गूंज उठी थीं, जबकि दोनों की सांसें बहुत तेजी से चल रही थीं। दोनों ही एक दूसरे को प्यार की बारिश में भिगोते चले गए। रिसेप्शन का फंक्शन शहर के सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल में था। स्काई ब्लू रंग की साड़ी में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। दोनों की जोड़ी की सबने खूब तारीफ की थी। उसका रंग रूप देखकर हर कोई खुश हो गया था। राजेश जी और उनकी पत्नी सुनीता देवी बेटी के चेहरे पर खिलता रूप और उसका आत्मविश्वास देखकर बेहद खुश थे। क्या कर रहे हैं बिराज? कमरे में आते ही वो उसे ड्रेसिंग रूम की तरफ ले जाता हुआ उसके शरीर से मैक्सी ड्रेस हटा गया था। वो घबराई हुई हालत में शीशे में अपना रूप देखती हुई बुरी तरह शर्म से खुद में सिमटती जा रही थी। उसका रूप रंग देखकर दिल ही दिल में विराज ने उसकी नज़र उतारी, जबकि उसकी आंखों में बहुत प्यार भरा था। वो एक ही झटके में उसे अपनी बाहों में भरता हुआ बाहर ले आया। फिर उसे बड़ी नरमी से बिस्तर पर लेटाते हुए वो उसकी धड़कनों को धीरे धीरे छूने लगा। विराज लाइट, वो घबराई थी। अभी जो कर रहा हूँ करने दो, वो उसके होठों पर उंगली रखते हुए प्यार से बोला। फिर उसने दराज खोलकर एक छोटी सी शीशी निकाली और उसमें से कुछ तेल अपनी हथेली पर ले लिया। हाथों को रगड़ते हुए अब उन्हीं हाथों से सिया की धड़कनों को अपनी नरम मुट्ठियों में भर लिया था। आह बिराज,
वो एकदम तड़प उठी थी। उसके हाथों का स्पर्श बहुत ज़्यादा जानलेवा था। होठों को दांतों तले दबाते वो सिसक रही थी। उसके छूने से सिया के पूरे शरीर में जैसे धमाके से होने लगे थे। उसके अंदर अनगिनत भावनाएं सिर उठाने लगी थीं। उसका अंग अंग विराज की संगत मांगने लगा था। उसकी आंखों की लाल डोरियों को देखता वो जरा सा सिर झुकाता। उसके होठों से अपने होठों को स्पर्श करते हुए उसकी चाहत को और भी बढ़ा गया। यू एंजॉय इट। वो अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंकते उसके करीब हुआ था। ये क्या था विराज? वो मदहोशी के आलम में भी उससे पूछ रही थी। ये तुम्हारी दवा है। तुम देखना, बहुत जल्द तुम इस एहसास से बाहर निकल आओगी और दुआ दोगी मुझे। बाकी तुम्हारा डाइट प्लान भी तैयार कर दिया है मैंने। इसके अनुसार अब तुम अपनी खुराक का अच्छे से ध्यान रखोगी। वो उसके करीब लेटते हुए उसके होठों को अपनी आगोश में ले गया। उसका तपता स्पर्श महसूस करते वो जी जान से कांप उठी थी। जबकि विराज ने आज भी उससे अपना अधिकार बहुत प्यार लेकिन और अधिक दीवानेपन के साथ लिया था। और सिया तो उसकी हर बात को दिल से महसूस करती खुद को उसे सौंप गई थी। वो उसकी इस बात मानने की आदत पर जी जान से फिदा हुआ था। लव यू माई लेडी। वो उसके गालों से गर्दन और फिर धड़कनों से उसकी गहराइयों में जाता उसको अपना बनाता चला गया। सुबह की कसरत 10 से 15 मिनट, 10 बार पुशअप्स, 10 बार बॉल पुशअप्स, आर्म सर्कल 1 मिनट दोनों दिशाओं में, चेस्ट प्रेस 10 बार, पानी की बोतल या हल्के वजन के साथ। कसरत के बाद पानी पीना है और 5 मिनट आराम करना है। बहुत मन लगाकर पति की बात सुन रही थी वो। मैं एक्सरसाइज कैसे करूँगी? आपने ये जो कहा है ना, मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। वो मुंह बनाते हुए मासूमियत से बोली। जाने मन, मैं हूँ ना, हर तरह की एक्सरसाइज करवाऊँगा। और खाने पीने को भी अच्छे से नोट कर लो। 1 गिलास दूध या दही रोज, सुबह शाम। 2 अंडे या मछली या मीट लेना है। सौंफ का पाउडर आधा चम्मच दही या पानी के साथ मिलाकर पियोगी। ये सब नोट कर लो ताकि बाद में परेशानी ना हो और तुम भूल ना जाओ। ये सब मैंने खाना है? वो मुंह बनाते हुए बोली। बिल्कुल माई लेडी। कितने दिन का प्लान है ये? वो मुंह फुलाते हुए बोली। वैसे तो 15 दिनों में ही काफ़ी फ़र्क दिखाई देने लगेगा, लेकिन असली फ़र्क 1 से 1.5 महीने तक सामने आ जाएगा। वो उसे अपने साथ लगाते हुए प्यार भरी शरारत कर गया। उसकी कुर्ती के ऊपर से उसकी धड़कनों को छू गया। ना करे ना, मुझे शर्म आ रही है। वो उसकी गुदगुदी करने वाली अदा पर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। उसके होने से विराज की जिंदगी हंसती मुस्कुराती थी। वो ईश्वर का जितना धन्यवाद करता उतना कम था। सिया का दिल ईश्वर ने वाकई बहुत प्यारा बनाया था। रोजाना रात को वो उसकी मालिश करता और इस अंदाज में उसकी धड़कनों की मालिश करता कि सिया खुद को बहकने से रोक न पाती और फिर खुद भी उन भावनाओं के बहाव में बह जाता और सिया को भी बहा ले जाता। 1 हफ्ते के हनीमून ट्रिप के बाद, जो कि वो दुबई गए थे, वापस लौट आए क्योंकि सौम्या देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। वापस आकर सिया ने उनका दिल और जान से ख्याल रखा, जिस तरह एक सगी बेटी रख सकती है। उसे इस घर से बहुत सारा दुलार और प्यार मिला था, जो उसे भी वही लौटाना था। आज सुबह से ही मौसम में बादल छाए हुए थे। वो तीनों समय मिलकर शाम की चाय पर बातचीत कर रहे थे। किसी दौरान सिया का जी मिचलाया और वो उठती हुई बाथरूम की तरफ भागी। अरे इसे क्या हुआ? सौम्या देवी परेशान हुई। मैं देखता हूँ जाकर। विराज तुरंत उसके पीछे भागा था। वो बेसिन पर सिर गिराए ढीली ढीली सी लगी थी। क्या हो गया सिया? तुम ठीक हो ना? वो उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे संभालने लगा। वो अपना सिर उसके कंधे पर गिरा गई। ढीले ढाले वजूद को संभालते हुए वो उसे बाहर लेकर आया और बिस्तर पर बिठा दिया। तुम ठीक हो? विराज उसे लेकर काफ़ी परेशान हो गया। जी शायद। वो उल्टी करने के बाद काफ़ी ढीली हो गई थी। विराज को सोचते हुए उसे अपनी बाहों में भर गया और उसके माथे को चूम लिया। क्या कर रहे हैं विराज? वो एकदम से घबराई। अस्पताल जा रहे हैं हम। वो आगे कोई बात किए बिना उसे लेकर बाहर आया। सौम्या देवी को सूचित करता कार पोर्च की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में वो अस्पताल में थे। सिया का चेकअप हो गया था। अब वो रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। विराज का दिल जोरों से धड़क रहा था, जबकि दूसरी तरफ सिया को ऐसा कुछ नहीं लगता था। किसी शारीरिक कमी के साथ वो भला प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी, ऐसा सिया का मानना था। हालांकि वो ये बात नहीं जानती थी कि गर्भावस्था का इन बातों से कोई संबंध नहीं था और 2 महीने में उसका शरीर काफ़ी हद तक बदल भी गया था। भरा भरा सा लग रहा था, लेकिन सिया ने इस बात पर कोई ध्यान ही नहीं दिया था। उसे लगता था ये कमी पूरी जिंदगी के लिए है। अभी दोनों ही अपनी अपनी सोचों में गुम थे कि डॉक्टर रिपोर्ट लेकर बाहर आई। बधाई हो, शी इज़ एक्सपेक्टिंग। डॉक्टर की बात सुनते ही विराज के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। एंड शी इज प्रेग्नेंट विद ट्विंस। डॉक्टर की अगली बात पर तो वो दोनों पति पत्नी एकदम से एक पल के लिए शांत हो गए थे,
लेकिन आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। हैं तो ये काफ़ी मजबूत, इनकी खुराक भी बहुत अच्छी है, किसी प्रकार की कोई जटिलता नज़र नहीं आ रही इनके केस में। आगे भी ऐसे इनका ख्याल रखिएगा। मैं ताकत की कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, वो भी इन्हें साथ के साथ लेना है और अपना पूरा ध्यान रखना है इन्हें। डॉक्टर पर्चा लिख रही थी जबकि विराज सिया को अपने साथ लगाए खुशी से उसे देखे जा रहा था, जिसके चेहरे पर हैरानी और अविश्वास फैला हुआ था। क्या हुआ सिया, क्या सोच रही हो? घर आकर माँ को ये खुशखबरी सुनाई तो उन्होंने तुरंत नज़र उतारी और सुबह मिठाई बांटने के लिए भी कहा, जिसे फिलहाल विराज ने मना कर दिया कि जब बच्चे इस दुनिया में आ जाएंगे फिर सबको मिठाई बांटेंगे। इस सब के दौरान सिया बिल्कुल चुप हो गई थी। कमरे में आकर उसे बिस्तर पर लिटाते हुए अपने सीने से लगाया तो वो आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई विराज? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तुम्हें मुझ पर शक है? उसके दिमाग में फिर से वही बात आ रही थी। विराज को अंदाजा होने लगा था। मतलब मेरे पास तो, वो अपने आप को छूते हुए उलझन से बोली। अरे पागल, बच्चों के जन्म का इससे भला क्या संबंध? तुम शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक हो और तुम्हारे अंदर का स्वास्थ्य मैं बहुत अच्छे से जांच चुका हूँ, इसलिए खबरदार जो खुद पर तरस खाया। कितने दिन हो गए खुद को आईने में देखे? वो साथ ही अगला सवाल कर गया। रोज चेहरा देखती हूँ, वो रोते हुए अंदाज में बोली, पर लगता है अपना शरीर नहीं देखा जो कितनी सुंदर बनावट में ढल गया है। विराज की नज़रों का ध्यान खुद पर महसूस करते हुए अनजाने अंदाज में वो खुद को छिपाने लगी कि विराज का दिलकश ढाका गूंज उठा और कसकर उसे अपने सीने में भींच लिया। पागल, तुम इन फालतू बातों को लेकर इतनी संवेदनशील हो जाओगी, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। चलो आज तुम्हारे अंदर के बचे खुचे डर को भी ख़त्म करते हैं। वो उसे तकिए पर गिराता उसकी गर्दन में मुँह छिपाते अपने हाथों से प्यार बरसाता उसकी आहें निकलवा गया। मेरे दिल से पूछो माई लेडी कि तुम कितनी सुंदर हो, वो गंभीर आवाज़ में कहते हुए उस पर झुकता चला गया, जबकि वो अपना आप उसे एक पल में सौंप गई थी। वो शानदार मर्द उस साधारण सी लड़की का दीवाना था जो खुद को साधारण ही समझती थी, पर वो विराज की नज़रों में कितनी खास थी ये कोई विराज से पूछता। तेरी एक झलक से ये दिल मचल जाता है, तेरे करीब आते ही हर लम्हा बदल जाता है। शर्म से झुकती पलकें और ये घबराई सी सांसें, तेरी छुअन से जिस्म का हर कतरा पिघल जाता है। तेरे बिना अधूरी सी लगती थी ये ज़िंदगी, तेरी आगोश में आकर अब हर जख्म संभल जाता है। तेरी धड़कनों की सरगोशी में ऐसा नशा है कि मेरा ये बेकाबू दिल एक पल में ही बहल जाता है। तू मेरी हर रात का सबसे हसीन ख्वाब बन गई है। तुझे सीने से लगाते ही मेरी हर एक धड़कन बेकाबू होकर बहक जाती है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।